डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज हमने देखा था टू चेक वेदर एन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट, या डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, वहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। सेकेंड जो यूज होता है डायमेंशनल एनालिसिस का वो होता है टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। हमको पहले से ये पता होना चाहिए कि किन किन फैक्टर पे कोई चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये भी लिख लेते हैं, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब। अभी ये बॉब क्या होता है ये भी बता देता हूं। अगर ये एक पेंडुलम है, ठीक है, तो इसमें जो बॉल लटकी होती है इसको कहते हैं बॉब। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, नहीं सुना हो तो ये होता है स्ट्रिंग। इसका मास अगर है m, स्ट्रिंग की लेंथ है l और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g, तो ये पता लगाया गया कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या कर सकता है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करता है और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड g। ठीक है, अब वेरियस तरीके हैं इसको क्वेश्चन को फ्रेम करने के। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन आप लोग नोट करो, हेडिंग डाल के पॉज करके कर लो, बैक करके। तो अब देखो, अगर क्वेश्चन ये आता है तो सबसे पहले जो टाइम पीरियड है ये प्रोपोर्शनल होगा, सारी क्वांटिटीज लिख लेते हैं, प्लस माइनस में नहीं होंगी। ये भी ये भी एक यू कैन से कि एक कंडीशन होती है, राइट। तो मास की पावर a, ओके, लेंथ की पावर b और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर c। ठीक, तो टाइम पीरियड इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ये ए बी सी माइनस प्लस इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई भी p अपॉन क्यू का फॉर्म भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। ओके, तो हमने ये लिख लिया। अब हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है, बहुत आसानी से आप लोग सीख लोगे। मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जो डायमेंशन t की होंगी, यानी कि ऐसे, ठीक है, वही डायमेंशंस m की होंगी, m की पावर a की, l की पावर b और g की पावर c के मल्टीप्लिकेशन की, इस क्वांटिटी की। यानी कि मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि डायमेंशनली m की पावर a इंटू एल की पावर b इंटू g की पावर c, जहां पे g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आना चाहिए ओवरऑल डायमेंशनली। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी से हमको उलझन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं और यहाँ पे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिख देते हैं k। ठीक है, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो। अब क्योंकि k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट माना है तो k की कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये फॉर्म। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ही लगा दूँ k तो ये भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डायमेंशंस को हम इक्वल दिखा सकते हैं, यानी कि मैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के डायमेंशन जो कि होते हैं t से ही दिखा दिया, इसको लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, m हो गया मास ऑफ बॉब, यानी कैपिटल M की पावर a, अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है l, तो l की पावर हो गई b, और g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt माइनस 2, ये आपको याद होगा, lt माइनस 2 की पावर c। अब बाहर भी लिख सकते हो पावर, अंदर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों, ये पूरे की वैल्यू t की पावर 1 के बराबर आनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व कर लूँ, चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं पूरा, हाँ अभी आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो t के इक्वल आएगा, ध्यान से देखना,
m की पावर a l की पावर b प्लस 1, ध्यान से देखो भाई, l नहीं b प्लस 1 नहीं, b प्लस c आएगा। क्यों? क्योंकि ये c दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो भाई बाहर c था तो यहाँ l की पावर c, t की पावर माइनस 2c मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो l की पावर b प्लस c हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, और t की पावर माइनस 2c इसके इक्वल टू आना चाहिए। ध्यान से देखो, इस तरह से डिराइव करते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है, ठीक है। अब हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, जो इस साइड है RHS में वही LHS में भी लिख लें, और t की पावर 1 इसको इक्वल टू दिखा सकते हैं m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस 2c, ठीक है। अब देखो m के पावर दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं, l के पावर और t के पावर। तो यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t, हमको क्या मिलेगा ध्यान से देखना, m की पावर 0 और m की पावर a, यानी a तो आ गया 0 के बराबर, ठीक है, बहुत सिंपल। b प्लस c इक्वल 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं b प्लस c आ गया 0, ठीक है। और t की पावर कंपेयर की तो t की पावर आ गई, ध्यान से देखना, माइनस 2c इक्वल 1, तो c हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। यहाँ तक बहुत आसान है, सिर्फ पावर कंपेयर करिए, 1 के बराबर माइनस 2c, b प्लस c के बराबर 0 और 0 के बराबर a, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद यहाँ से सॉरी t की वैल्यू नहीं, ये c की वैल्यू आएगी ना, 2c था ना, तो c की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखने पे b की पावर प्लस का 1/2 आ गया भाई, माइनस b माइनस 1/2 0, तो b हो गया 1/2, ध्यान से देखो। अब जब इतनी मेहनत हमने कर ही ली है तो एक काम करते हैं, सारी वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो, कहीं भी रख सकते हो, तो यहाँ रख देते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान से देखना, k टाइम्स, यहाँ k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, m की पावर 0, l की पावर 1/2 और g की पावर माइनस 1/2, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं k l अपॉन g की होल पावर 1/2, ध्यान से देखो, लिख सकते हैं ना ऐसे, पूरे की पावर लिख दी, क्या दिक्कत है। तो जो टाइम पीरियड हो जाएगा ये हो जाएगा k अंडर रूट l अपॉन जी। अब क्योंकि आपको इसके आगे फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि दिस इज़ अवर आंसर, k अंडर रूट l बाई जी। और एक्सपेरिमेंट से और आगे आप इसको डिराइव भी करोगे, ये पता लगाया गया कि दिस इज़ एक्चुअली k की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 पाई, ठीक है। तो आप इस जगह पे ये भी लिख सकते हो 2 पाई होल रूट l अपॉन जी। तो इस तरह से हम डिराइव करते हैं रिलेशनशिप्स। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। भाई इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर हम और करें, दूसरा क्वेश्चन यहां कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, जैसे आप लोगों ने जो आगे आप पढ़ोगे भी लास्ट के कुछ चैप्टर्स में, कि अगर आप किसी स्ट्रिंग को खींचते हो और उसको हम ऐसे बजाते हैं स्ट्रिंग को, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है n, f से भी दिखा सकते हो, ये डिपेंड करती है टेंशन मतलब जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, अभी ऐसे समझो थोड़े समय के लिए, वैसे टेंशन मतलब होता है इंटरनल रिस्टोरिंग जो फोर्स लगती है, तो फोर्स पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है, और मास पर यूनिट लेंथ, वर्ड याद रखना, मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है। तो इन तीन चीज़ों पे फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है। चलो भाई स्टैब्लिश करते हैं एक रिलेशन, बहुत सिंपल तरीका। तो F की पावर यानी फोर्स की पावर A मान लिया,
एल की पावर बी और मास पर यूनिट लेंथ, वर्ड याद रखना, इसकी पावर मान ली सी। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगा दिया के, तो ये बन गया एफ की पावर ए, एल की पावर बी और मास पर यूनिट लेंथ की पावर सी। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं मास में एम की जगह, इसमें मास पर यूनिट लेंथ की जगह मैं म्यू लिखवाता हूँ, ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये सिर्फ मास तो नहीं। तो एन जो हो जाएगा, इसके डायमेंशन बराबर होंगे डायमेंशंस ऑफ एफ की पावर ए, लेंथ की पावर बी, डायमेंशंस ऑफ लेंथ की पावर बी, और डायमेंशंस ऑफ मास पर यूनिट लेंथ की पावर सी। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी आप सबको पता है 1 टाइम पीरियड होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टी की पावर -1 इक्वल्स, फोर्स होता है MLT-2, आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ निकाल चुके हो, इस होल की पावर ए, लेंथ होता है L की पावर B, और मास पर यूनिट लेंथ यानी कि मास पर यूनिट लेंथ की पावर C। ठीक है, आराम से देखते चलो, पॉज करके एक बार पहले समझ लो यहां तक। अब टोटल पावर लगा देते हैं, तो ध्यान से देखना, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, ये इक्वल टू किसके होगा, m की पावर a और c, यानी कि a प्लस c, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही l की पावर हम क्या लिख सकते हैं, l की पावर a प्लस b माइनस c। ठीक है, a प्लस b माइनस c, और जब इतना लिख ही लिया है तो t की पावर -2a, बस यही आएगा। ध्यान से देखो, सिंपल तरीका है एकदम। अब बस कंपेयर कर देते हैं, तो a प्लस सी को हम इक्वल टू 0 दिखा सकते हैं, तो ध्यान से देखना, a प्लस सी जो है ये 0 हो गया, m को कंपेयर कर दिया, l की पावर कंपेयर करो तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, और t की पावर -1 और t की पावर -2a, तो t की इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो 2a इक्वल्स टू 1 आ गया, -1 इक्वल -2 है तो a इक्वल्स 1/2। ठीक है, इससे a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a आ गया 1/2, बहुत सिंपल। अब अगर हम a की वैल्यू यहां रख दें तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, c की वैल्यू हो जाएगी -1/2, तो a मिल गया हमें, c मिल गया हमें, दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1/2, c की जगह -1/2 रख दिया, प्लस b इक्वल 0, तो इससे b की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो अब हमारे पास b की वैल्यू है, a की वैल्यू है और c की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत सिंपल तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, एक बार चेक कर लो। अब जब यहाँ तक हो ही गया है तो हम ये सारी वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं ताकि हमको याद है। तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, चलो भाई देखना ध्यान से। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा f की पावर a, k तो कांस्टेंट था, f की पावर a हो गया 1/2, l की पावर b यानी l की पावर हो गई 1 माइनस का, और m की पावर हो गई c, तो m की पावर -1/2 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इससे n की वैल्यू निकालूं फ्रीक्वेंसी की, तो n हो जाएगा, ध्यान से देखना, k/l, l की पावर -1 मतलब k/l, और f
अपॉन m की पावर 1/2, अरे -1/2 का 1/m लिख लिया, ठीक है, 1/m की पावर 1/2। और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, k/l √f/m। तो ये बन गई, बहुत ही वाहियात काम किया मैंने, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। जल्दी से इसको नोट कर लो। आप चाहो तो k की वैल्यू भी लिख सकते हो जब आप आगे पढ़ोगे ये चीज़ लास्ट के कुछ यूनिट्स में, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग में। तो ये k की वैल्यू 1/2 आती है, एक्सपेरिमेंटली कह सकते हो, डिराइव करने पे कह सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/2L √f/m, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो आप बस k/L वाले फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। नोट कर लो जल्दी से इसको। ठीक है, तो अब बस 15 मिनट का ही हमारा चैप्टर और बचा है, जिसमें लास्ट का एक एकदम टॉपिक है और कुछ लिमिटेशंस होते हैं दिस डायमेंशनल एनालिसिस के। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाला टॉपिक भी देख लेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।